नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में करीब 2 सप्ताह का वक्त ही बचा है और ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मथुरा में घर घर जाकर वोट मांगा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी नगर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में जनता के बीच पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हालांकि राज्य में पहले 2 चरणों में पश्चिम यूपी में वोट डाले जाएंगे, जहां करीब 20% जाट और 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम और जाट समुदाय मिलकर करीब 55 विधानसभा सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ चुनावों में जाट बीजेपी को भर भर कर वोट करते रहे हैं, फिर चाहे वो 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव हो। हालांकि किसान आंदोलन के कारण इस बार जाट कथित रूप से नाराज चल रहे हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में बीजेपी की मुश्किलें को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से 300 पार सीटों की रणनीति पर काम कर रही बीजेपी के दिग्गज नेता सपा का गढ़ भेदने के लिए मैदान में उतर गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए बीजेपी ने मतदाता संवाद और घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। पार्टी के बड़े नेता संबंधित क्षेत्रों में जाकर संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही फीडबैक भी ले रहे हैं, ताकि उसी के अनुसार रणनीति को आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मथुरा में थे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, यूपी में योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडा राज और माफिया राज खत्म किया गया, लेकिन जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। अमित शाह ने कहा कि मथुरा की जनता ने हमेशा कमल का साथ दिया है। शाह ने कहा कि इस बार का यूपी चुनाव विधायक, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के भाग्य को तय करने वाला चुनाव है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए मोदी नगर में मोर्चा संभाला। राजनाथ सिंह ने मोदी नगर के प्राचीन श्री महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद डोर टू डोर जनसंपर्क किया और फिर अपनी बात रखी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार को और गति देने के लिए बिजनौर पहुंचे। उन्होंने नई बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और फिर काकरान वाटिका में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कोई भी सरकार हो, सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर सृजित करना, यह जो शासन की जिम्मेदारी होती है। और मैं कह सकता हूं कि योगी जी ने काफी हद तक रोजगार के नए अवसर सृजित करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट के दौरान भी सचमुच जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री है। सपा बसपा कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये वे नहीं बोल सकते। यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आपके पास आई है। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए
जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सीटों पर है, लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के कारण जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बीजेपी जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर जाट समाज के नेताओं की पंचायत की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। अमित शाह जाट समुदाय के तमाम नेताओं के जरिए पश्चिमी यूपी में जाटों को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करते दिखे, जिससे सूबे में जीत की राह आसान हो सके। इस दौरान जयंत चौधरी को भी बीजेपी के लिए साथ आने का न्योता दिया गया। अमित शाह ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना है, जाट समुदाय के लोग उनसे बात करेंगे। हालांकि बीजेपी के ऑफर को जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया है और जवाब दिया कि आरएलडी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सपा से गठबंधन किया है। जयंत ने कहा कि घर बुलाने का न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दें जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं। जयंत ने कहा कि कृषि आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ, उसे भुलाया कैसे जा सकता है। आरएलडी प्रमुख जयंत और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाट बहुल मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाट समुदायों को बड़ा सियासी संदेश भी दे सकते हैं। अमित शाह के तमाम सवालों का भी जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि दिल्ली में हुई बैठक में जाट समुदाय का कोई प्रमुख व्यक्ति शामिल नहीं था, बल्कि ये बीजेपी नेताओं की बैठक थी। नहीं, बड़ी मीटिंग नहीं, छोटी मीटिंग थी और ये हर चुनाव के पहले इस तरह की कोशिश करते हैं। ये उनका चुनावी पैतरा है, ये चुनावी षड्यंत्र है। उन्होंने जिस वर्ग का सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा, उत्पीड़न किया। किसान है वे, किसान के काम नहीं किए सरकार ने, ना तो राज्य सरकार ने किए, ना ही केंद्र सरकार करता है। तो आज जब एक विरोध हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, गाँव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, उसको काबू में लाने के लिए इन्होंने सब ढोंग किया है और कुछ नहीं। किसान आंदोलन से आरएलडी को सियासी संजीवनी मिली है। जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में किसान और मजदूर वर्ग में, खास तौर से जाटों में फिर से प्रभाव बढ़ा है। पिछले कुछ चुनावों में ये समुदाय बीजेपी को भर भर कर वोट करता रहा है, फिर चाहे वो 2014 हो और 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव। हालांकि किसान आंदोलन के कारण इस बार जाट नाराज चल रहे हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन रहा है। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं, जहां 20% जाट और करीब 30 से 40% मुस्लिम है। ये दोनों मिलकर क्षेत्र की करीब 55 सीटों पर नतीजे प्रभावित कर सकते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 136 में से 109 सीटें मिली थी, जबकि सपा के हिस्से में 20 सीटें आई थी। बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को महज 1 सीट मिली थी। बाद में आरएलडी का एक इकलौता विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से 300 पार सीटों की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी, और इसी के लिए दिग्गज नेता बीजेपी के सपा के गढ़ को भेदने के लिए मैदान में कूद गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से रैलियां तो नहीं हो पा रही है, लेकिन घर घर जाकर संपर्क कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है बीजेपी की तरफ से, और सबसे पहले फोकस किया जा रहा है पश्चिम यूपी को। अब इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और साथ ही इस बात पर भी मंथन होगा कि क्या इस घर घर पहुंचने की रणनीति के तहत बीजेपी एक बार फिर से पश्चिम यूपी में फतेह हासिल कर पाएगी, और खास तौर पे और तमाम और राजनीतिक पार्टियों की इस पे कैसे तैयारी है। MY समीकरण के साथ ही साथ जाट और मुस्लिम समीकरण साधने की जो कोशिश हो रही है, उसको भी आज हम देखेंगे, समझेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक बघेल जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। भुवन जोशी भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। अभिषेक सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है आरएलडी के। और साथ ही साथ राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक बघेल जी आपसे है। सर, क्या लगता है ये जो पश्चिम यूपी पर फोकस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि डोर टू डोर लोगों से जाकर संपर्क साधा जा सके, इसके तहत क्या पश्चिम यूपी में फतेह हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, चुनाव के समय पर सभी समाजों के साथ में नेताओं को या राजनीतिक पार्टी को उनके साथ में बैठना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है और उनका निराकरण भी करने पड़ता है और साथ में उनका चिंतन भी करना पड़ता है, और उसी के साथ में फिर तो भरोसा दिलाया जाता है कि हम
वाले समय में आपके लिए ये सारी योजनाएं अमल में लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए चुनाव आयोग ने बोला है, बड़ी सभाएं नहीं हो सकती, तो डोर टू डोर कैंपेन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें अन्य दल वो भी अपने प्रयास कर सकते हैं, पर उनको 4.5 साल में फुर्सत नहीं मिली, तो अभी भी क्या फुर्सत मिलेगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जीत के लक्ष्य के लिए बढ़ रही है और आगे आगामी विधानसभा चुनाव में हम 300 से ऊपर सीटें लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमित शाह को ऐसा क्यों लगता है कि अगर गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो जो अखिलेश यादव है उनके पेट में दर्द हो जाता है? देखिए, उनका चरित्र ही कुछ ऐसा है। समाजवादी पार्टी का चरित्र आज गुंडा और गैंगस्टर और बलवाई रह गए हैं। आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जेल वाले और बेल वाले लोगों को टिकट दे रही है, बलवाइयों को दे रही है, गैंगस्टरों को दे रही है, तो आपको क्या लगता है वो राजनीति के अंदर क्या लेकर आना चाहते हैं? वो राजनीति का माफियाकरण कर रहे हैं। अगर युवाओं को ये पता पड़ जाएगा कि आप जितने बड़े माफिया और उतनी बड़ी आपको टिकट मिल जाएगी, तो युवाओं के अंदर में क्या भाव आएगा? वो गुंडागर्दी की तरफ बढ़ेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म कर रही है। आज विकास बनाम अराजकतावाद की लड़ाई हो रही है और हम उसको स्पष्ट रूप से जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब बीजेपी के बड़े नेता पश्चिमी यूपी में कूद पड़े हैं और लगातार चुनावी प्रचार किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये जानना हो जाता है कि आखिर क्या सपा के किले को भेदने की कोशिश हो रही है और क्या इससे फायदा होगा। और साथ ही साथ न सिर्फ जाट को फोकस किया जा रहा है, पश्चिम यूपी पर फोकस किया जा रहा है, बल्कि सपा पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा भुवन जोशी जी आपसे है। सर, ये कहा जा रहा है, आप लोग कहते हैं कि हम भी अगर आएंगे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं या फिर गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो जाता है। और क्या इसके तहत ये पश्चिमी यूपी पर फोकस जो बीजेपी कर रही है, क्या लगता है कुछ फायदा उनको होने वाला है? आपके जो एक वोटर है उस पर सिंध लगा पाएगी? 5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार की धार दिखाकर किसानों पर चढ़ा देता है। मैं कहने की इतना ही एक उदाहरण है जो कहने को पर्याप्त है किस तरह का शासन उन्होंने चलाया। मैं विषय पे आना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कितना जाट बिरादरी का सम्मान करते हैं, ये उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। माननीय अजीत सिंह जी जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने अपने पिता के लिए अपना संग्रहालय बनाना चाहते थे, वो कोठी से जबरदस्ती इसी भारतीय जनता पार्टी ने बेदखल करने का काम करा। इसके साथ साथ 750 किसानों की जो हत्या हुई है, भारतीय जनता जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। अब बारी मेरी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मुझे अपनी बात को रखना है। 750 किसानों की हत्या इस आंदोलन में हो गई है, इसको देश और प्रदेश ने देखा है। आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? आप जगन सिंह जी का अपमान करेंगे, आप अजीत सिंह जी का अपमान करेंगे और आप किसान बिरादरी का अपमान करेंगे। ये ढोंग आप दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी पोल जनता में खुल चुकी है और 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नया परचम लहराएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोक दल के सहयोग से और हमारे जितने राजनीतिक दल है उनके सहयोग से सरकार बनने जा रही है। ठीक है चौहान साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि शुरुआती जो चरण है वहां पर पश्चिम यूपी पर फोकस किया जा रहा है, इसी में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सीटों पर है, लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के कारण जो जाटों की नाराजगी है उसे बीजेपी दूर करने की जो कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि इस कोशिशों के तहत वो नाराजगी दूर हो जाएगी? जा सकती थी। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने जो 250 नेताओं को बुला के जो भी मंथन, इनका जो भी होमवर्क रहा हो या जो भी इन नेताओं को टॉनिक देने का काम किया, अगर जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे लोग अगर अपने कृषि मंत्री को बुला के और पीएमओ की एडवाइजरी को बुला के बैठ लेते तो जो 750 के करीबन किसानों की शहादत हुई। नेहा जी देखिए, हम और आप सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, आप लोकतंत्र का चौथा हिस्सा हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से संगठन के रूप में काम करके कहीं ना कहीं समाज को कुछ देने का काम करते हैं। हमारा आपका ध्येय ये होना चाहिए कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी किसी तरीके से अहित ना हो। 750 लोगों की जो जान चली गई वो कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार के हठ में, केंद्र सरकार के दम्भ में गई। और अगर ये सही नहीं था कानून तो प्रधानमंत्री जी ने वापस क्यों लिया? तो ये बात देखिए, नाराजगी सिर्फ जाट बिरादरी की नहीं है, सिर्फ गुर्जर बिरादरी की नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो लोग जानते हैं, वहाँ 36 बिरादरियों की साझी लड़ाई लड़ते हैं वो लोग। 36 बिरादरी एक साथ चलती हैं। 21-20, 19-20, 18-19 इस तरीके से सामंजस्य बैठा के जो गाजीपुर बॉर्डर पे लोग बाग बैठे, किसान समाज हमारा बैठा, उसमें सिसौली हो, बड़ौत हो, छपरौली हो, मुजफ्फरनगर हो, माठ हो, और इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा, जेवर, यहाँ के गांवों ने रात रात कैंप किया। और नेहा जी, आप मेरा विश्वास मानिए, मैं तो 17-18 दिन उस रात में रहा। जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था कि शरीर के ऊपर कोई ठंडा पानी डाल रहा है। और तब इन लोगों ने चर्चा नहीं की। उसके बाद जब इलेक्शन नजदीक आने लगा और पंजाब, वेस्ट यूपी, हरियाणा और आंशिक राजस्थान में इनको इंटरनल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मिली, इनके फाइबर को कहीं ना कहीं से डेंट हुआ। और तब आनंद फानंद में प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस लिया। नहीं, तो अमित शाह मैं आपकी बात का जवाब इसी एक तरह से बैठक देना में चाहता शामिल हूँ, अब हुए। ये बात बनने वाली नहीं है। प्रवेश वर्मा के साथ ही एक बैठक में शामिल हुए जिसमें तमाम और बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने साफ तौर पर जयंत चौधरी को भी बीजेपी के साथ आने का न्योता दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि आना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं नेहा जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी नेता को बुलाना चाहिए था तो वो सतपाल मलिक जी थे, उनको बुला लेते। किसान यूनियन के टिकैत साहब थे, उनको बुला लेते। ये तो अराजनीतिक लोग हैं। सतपाल मलिक जी तो संविधान की शपथ लेके राज्यपाल का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। या वरिष्ठ पत्रकारों को बुला लेते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जाट समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, उन लोगों को बुला लेते। देखिए, अपने ही नेताओं को बुला के आप एक होमवर्क करे ले रहे हैं, बाहर मैसेज दे रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश राहुल लाल जी दी है अमित शाह ने? क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चुनावों के बाद भी उलटफेर हो सकता है? ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग होते थे वो कहीं से भी ये स्वीकार नहीं करते थे। सार्वजनिक तौर पे नेहा जी, किसी भी प्रवक्ता को या पार्टी के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया कि पश्चिमी यूपी में किसानों में कोई नाराजगी है, या फिर जिस वर्ग विशेष की बात की जा रही है कि जाटों में नाराजगी, वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अमित शाह के इस बैठक के बाद से ये जरूर स्पष्ट हुआ कि एक नाराजगी है। और उन्होंने बैठक में जिस तरह की चीजें कही उन्होंने कि भाई आप लड़िए भी तो हम ही से लड़िए, हमसे नाराज क्यों हैं, तो स्पष्ट है कि उस नाराजगी को अमित शाह जी ने ऑफिशियल तौर पर उन्होंने मान लिया है। चीजें देखिए, अब यह है कि एक तरह के संकेत तो जरूर दिया जा रहा है कि कहीं कहीं कि आप अभी भी आप आ सकते हैं। पोस्ट अलायंस चुनाव के पहले भी गठबंधन होते हैं, चुनाव के बाद भी गठबंधन होता है। कुछ उस तरह के संकेत देने के उनके प्रयास जरूर है। लेकिन अभी इस समय जिस तरह से सोशल मीडिया पे नेहा जी, वो जब हाथरस के समय में जयंत चौधरी जी जो है कि पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और अचानक से पुलिस जो है कि वहां पे लाठी बरसाना शुरू कर देती है उस पॉइंट पे, सोशल मीडिया पे वो क्लिप अभी इसमें काफी वायरल हो रहा है। तो कभी भी राजनीति में इस तरह से अगर कोई कहीं पे किसी पीड़िता के पास कोई जाए, तमाम रूप से कोई कुछ बातचीत करे, तो आप देखिए कि उस समय से कहीं न कहीं कटुता की स्थितियां बनी हुई थी। जयंत चौधरी को कोई विशेष तवज्जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर दी जाती तो उस समय उस तरह से पुलिस लाठीचार्ज उनके ऊपर नहीं किया जाता, जबकि वो सामान्य रूप से सड़क के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तो स्थितियां पश्चिमी यूपी में वैसी नहीं है क्योंकि 2014 उसके बाद तो स्थितियां बदली है ना सर पश्चिमी यूपी में। उसमें दीपक बघेल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राहुल लाल जी कर रहे थे। क्या अमित शाह के इस वक्तव्य से ये कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने मान लिया कि जी किसान अभी तक नाराज थे या नहीं थे, खुलकर तो नहीं सामने आ रहा था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उनके वक्तव्य से साफ हो गया है कि उन्होंने भी मान लिया है कि अब किसान नाराज थे, उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए यही वजह है कि पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए नेहा जी, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से कोई भी किसान नाराज नहीं है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई जाट नाराज हैं। जिस प्रकार से उनकी कुछ क्यों सर जयंत चौधरी पे डोरे डाले जा रहे हैं? नहीं नाराज है तो ठीक है, लड़िए ना जैसे पहले लड़े थे। जयंत चौधरी पर कोई भी डोरे नहीं डाले जा रहे हैं। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। वो जयंत चौधरी एक युवा नेता है, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप दो
एक विपरीत दूरी वाले दो लोग एक साथ में कैसे आ सकते हैं? तो उनसे बोला जा रहा है कि आप गलत जगह पर हो, आप चाहो तो इधर भी आ सकते हो। तो इसमें गलत क्या बोला? वो बड़ों के नाते बोल रहे हैं, उनसे कहा नहीं कि भैया आप आ जाओ, एक सुझाव दिया है, सुझाव के नाते उनको कहा गया है। तो उसमें तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? इसमें ऐसा कोई भी कुछ भी गलत नहीं कहा गृह मंत्री जी ने। तो आज जिस प्रकार से किसानों के लिए काम किया, आप उन लोगों के साथ में जा रहे हो जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, इनके राज्य में 40 लाख किसानों का 36,000 करोड़ था, वो माफ नहीं हुआ। वो हमारी सरकार में सबसे पहले आते ही हुआ, हमारी सरकार आते हुआ। गन्ना मूल्य का 11,000 करोड़ का इनके ऊपर बकाया था, हमने आते ही उसको 1,51 करोड़ का भुगतान किया। किसान सम्मान निधि हमारी सरकार में हुई। क्या बीजेपी अभी पश्चिम यूपी में उस स्थिति में है जो 2017 में थी पहली बात? क्योंकि 136 में से 109 सीटों पर कब्जा किया था आपने पश्चिमी यूपी में, तो क्या उस स्थिति में है क्या इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में आएगी। इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को सबको नतीजा मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से प्लस सीटें लेकर आ रही है। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, क्योंकि अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आरएलडी वहां पर बहुत बेहतर कर पाएगी, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन में भी है। भास्कर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि किसानों के साथ अब आरएलडी जुड़ी रही है और आपके साथ गठबंधन भी है, तो क्या लगता है कि बहुत ज्यादा सियासी फायदा आप लोगों को होगा इस गठबंधन से? क्योंकि 2017 में जो गठबंधन किया था वो तो बहुत फायदा नहीं दे पाया आपको। साइकिल पर सवार करवा लिया था आपने राहुल गांधी को, अब जयंत चौधरी को सवार करवा लिया। क्या लगता है कि फायदा होगा इससे? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी क्या कहा जाता है, और विज्ञान में हमेशा प्रयोग होते हैं और प्रयोगों से अनुभव लिए जाते हैं। वो खट्टा और मीठा अनुभव कैसा भी हो सकता है, ये राजनीति में चलता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश के किसानों ने क्या क्या सहा है इस भारतीय जनता पार्टी में, उनको कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है, जबकि देश ने उनको, इस देश ने उनको हमेशा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ठीक है दीपक जी, क्यों अब उनकी याद आ रही है? वो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहे गए थे, मवाली, गुंडा, खालिस्तानी तक कह दिया गया था। अब उन्हीं किसानों की याद आ रही है आपको दीपक जी? देखिए, हमें किसानों की याद पहले भी थी। हाँ, जो बिल आया था, किसान बिल आया था, वो किसानों के हित में ही था, परंतु वापस क्यों ले लिया? समझा नहीं पाए। वापस क्यों ले लिया? बात बता रहा हूँ नेहा जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। हाँ, वो किसानों के हित में थे और राष्ट्र हित में हमें वापस लेना पड़ा, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग जो किसानों को लगातार भड़काने में लगे रहे, इनका खुद का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो किसानों के हित में था, एक सेकंड सर दीपक जी, ऐसे अगर आप ये दीपक जी ऐसे मत करिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो किसानों के हित में था, तो पहली बात आपने वापस क्यों ले लिया? दूसरी बात, ये कैसे तय हो कि आपकी सरकार एक बार फिर बन जाएगी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप उस बिल को नहीं लेके आओगे? ये तो सर किसानों के जहन में डर है ना कि केंद्र में आपकी सरकार, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन जाएगी, फिर लागू कर दोगे आप। अभी तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ले लिया। जी, देखिए, वो किसान बिल अब वापस हो चुका है। अब वो पिछली बात हो चुकी है, उसके बाद जो कमेटी है, कमेटी के अंदर सर आप भी लेके आए, आपने वापस कर लिया, फिर आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं क्या? देखिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस देश के अंदर आज भी बहुत सारे छोटे किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं। उनके लिए क्या है? उन लोगों की भलाई के लिए था ये, जो लोग ये इसीलिए उनको बरगलाते रहे कि अगर उनका सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इनका सिस्टम कैसे चलेगा। ये अपना सिस्टम चलाने के लिए उन सबको बरगला रहे थे, और ये लगातार तो यानी कि आपने छोटे किसानों की सुध लेनी बंद कर दी? आपने छोटे किसानों की सुध लेनी बंद कर दी सर। आपने कहा कि अगर छोटे किसानों को घाटा हो रहा तो होने दीजिए। हम किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, उनके लिए। अभी आप कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून फायदे के थे तो हमने वापस ले लिए क्योंकि किसान नहीं चाहते थे, लेकिन वो फायदे के थे। आप कह रहे हैं कि छोटे किसानों का फायदा होता, अब वापस क्यों लिए सर? क्या इससे छोटे किसानों को घाटा नहीं होगा? अगर होगा तो फिर क्यों वापस लिए सर, बताइए ना। नेहा जी, राष्ट्र हित में लेना पड़ा। आप देखिए परिस्थिति किस प्रकार से बनाई। मजबूरी है, बताइए, मजबूरी थी आपकी? जी, मजबूरी में नहीं लिया। देखिए, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें किसानों, अगर जिनको हम समझाना चाहते, परिस्थिति कैसी थी सर? विधानसभा चुनाव पास में थे, समझना नहीं चाहते, अगर वही लेना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे? ऐसे बताइए ना सर। दूसरी तरीके से ठीक है। नहीं, परिस्थिति कैसी थी सर? मुझे थोड़ा समझाइए आप कि कैसी परिस्थिति थी। क्या विधानसभा चुनाव नजदीक थे? क्या आपको डर लग रहा था? क्या आपको लग रहा था कि योगी सरकार वापस नहीं आएगी? किसानों में इतनी नाराजगी है कि वो अब हमें वापस सत्ता में नहीं आने देंगे। अगर वहां सत्ता नहीं बनती है तो केंद्र में मोदी सरकार
खतरे में आ जाएगी, यानी कि मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ये डर था क्या सर? बताइए ना, क्या क्या डर था? जी, देखिए ऐसा कोई भी डर नहीं था। जिस प्रकार से किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना था, उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत कर रही थी। सोल्यूशन निकालने के लिए तो 12 दौर की बैठक हुई थी ना सर, 12 दौर की बैठक हुई थी, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। जी, अरे 12 दौर की करते क्या थे ये लोग? पहले वहां जाते थे, चाय नाश्ता करने के बाद में सीधा नो, किसान बिल वापस लोगे या नहीं, उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं होती थी। अगर कोई चर्चा हो तो फिर मैं ये मानूं कि सरकार झुक गई। क्या नेहा जी? सरकार झुक गई किसानों के सामने। अरे अगर किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़े तो इसमें कष्ट क्या है? वो भी तो अपने देश के नागरिक हैं, वो भी तो अपने लोग हैं, उनका भी सम्मान करना आप पड़ेगा। कह रहे हो कि वो आते थे, चाय नाश्ता करते थे और चले जाते थे, ये पूछते थे कि वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यानी कि अब उन्हीं किसानों के घर आप जा रहे, कह रहे हमें वोट दीजिए। अगर आप कृषि कानून वापस नहीं लेते तो वहां पे नहीं जाने लायक रहते आप, इसलिए वापस लिए ना, ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए जब भी हम लोग किसानों के बीच में जा रहे थे, अभी भी किसानों के बीच में जा रहे थे, समझाने का प्रयास हुआ। कुछ लोग थे जो अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेकना चाह रहे थे। कौन लोग थे बताइए, उन्होंने स्पष्ट करिए चौधरी साहब, कौन? चौहान साहब कौन लोग थे जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस सब लगे हुए हैं। देखिए आपके सामने, आज वो किसान बिल वापस ले लिया तो भी इनको तकलीफ है। राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हीं जयंत चौधरी को आपको लगता है कि वो गलत जगह पे चले गए हैं? वही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हीं पे आप डोरे डाल रहे हैं। चौहान जी रखिए अपनी बात। चौहान जी देखिए नेहा जी, ये जो एक टेक्निकल बात इन्होंने कही, आप इसको पकड़िएगा, इसको कोट करिएगा कि किसानों के हित में थे लेकिन राष्ट्र हित के लिए वापस लेने पड़े। आप बात देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ मिला रहे हैं। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं है, उसमें रहने वाले लोगों के लिए खुशहाली हो। जब जिन लोगों के लिए कानून बना वो लगातार 11 महीने बॉर्डर पे अड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमको ये बिल मंजूर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अब पता नहीं मेरे ये दोस्त वहां पर उस बैठक में एक बार गए नहीं गए, हम लोग तो चूंकि उसी बेल्ट से हैं और वहाँ चाय बिस्कुट नहीं खाते थे हम लोग, और चाय बिस्कुट खाना भी नहीं चाहते, मंत्रालय अपना चाय बिस्कुट रखे। हमारी सीधे मांग थी कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तब तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री सामने ही नहीं आ रहे थे, एक बार आके ये जो बिल है और इस बिल के सर किसान आंदोलन तो ठीक है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों का जो जख्म है वो भूल सकते हैं क्या किसान, क्या वो जाट? नहीं नेहा जी, देखिए ऐसा है ना, यही तो ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि देश हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी घर में भी कोई घटना हो जाती है, भूल के आगे बढ़ जाएं, वो याद ना रखें। अगर किसी घर में भी कोई घटना हो जाती है तो हमारा स्टैंड होना चाहिए, लेट्स मूव, आगे बढ़े खुशहाली की तरफ। तो सर ये तो बीजेपी भी कह सकती है, किसान आंदोलन को छोड़िए, उस कृषि कानूनों को छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगे, सर जिनको जख्म मिले, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि जो बात आप कहलवाना चाह रही हैं, भाई सीधी बात थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ नहीं होना चाहिए था। दंगा, लड़ाई, बवाल, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, सिर्फ नुकसान अपनों का होता है। इसी तरीके से इस बात को स्वीकार करने में, इस बात को स्वीकार करने में हर्ज क्या है? इस बात को स्वीकार करने में हर्ज क्या है? किसका नुकसान हुआ था सर, वो नहीं बता रहे हैं आप? कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे, वो वापस लिए गए, प्रधानमंत्री ने वापस लिए। और नेहा जी, मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ, जो लोग दंगों के दोषी थे, सरकार ने पहले तो उनके मुकदमे वापस लिए, मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस लिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुकदमा वापस लिया। दोषी कौन थे बताइए? सुरेश राणा जी का मुकदमा वापस हुआ, संजीव सिंह सोम का मुकदमा वापस हुआ, और फिर ये प्रत्याशी बना दिए गए। मुकदमे वापस होते थे, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी को भूल जाएंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए नेहा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ नेहा जी की दंगा, बवाल ये कोई सरकार नहीं चाहती। इसी तरीके से कानून लोगों के लिए होता है, और जो लोग आप लोगों से नाराज थे वो आपको वोट देंगे। चौहान जी, दरअसल बात आपसे ही हो रही थी, आपका ही जिक्र हो रहा था, और बात दरअसल जाटों की भी हो रही थी। सर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों के जो जख्म हैं वो वक्त के साथ भर जाएंगे क्या सर, ये माने? क्योंकि जो जख्म मिले हैं कुछ साल पहले, वो क्या अब 5 साल 7 साल बीतने के बाद क्या वो जख्म भर गए हैं?
से कहना चाहता हूँ कि चलिए चौहान जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले भास्कर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रख दीजिए अपनी बात। जी, मैं कहना चाहता हूँ, जब किसान इस आंदोलन में आए थे तो उन पर कोई मुकदमे नहीं थे। किसान घर से जब चला था तब कोई इस पर मुकदमे नहीं थे, लेकिन जब किसान यहाँ से गया तो उस पर मुकदमे हैं। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज भी देश इंतजार कर रहा है, प्रदेश इंतजार कर रहा है, कब उस गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होगा जिनके बेटे ने हार चढ़ाने का काम। पश्चिमी यूपी में सर आप लोगों को कितनी उम्मीद है और क्या लगता है कि आरएलडी के साथ आने का फायदा आपको मिलेगा क्या? देखिए, मैं आप बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव है ये आंदोलन बन चुका है और किसान, देश का युवा, इस देश का विद्यार्थी, इस देश का मजदूर, ये सब बिल्कुल नामबंद हो गया है। ये जो सरकार है, जो कि जुमलेबाजों की सरकार है, आपने देखा होगा इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं दिया। ये जुमलेबाजों की सरकार आज जो ये मीठे सर, ये तो दूसरी पार्टी भी आरोप लगा रही है ना कि आपके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, जो आपने वायदे किए वो पूरे नहीं किए। लेकिन सवाल उसका नहीं है, हम ओवरऑल यूपी की बात नहीं कर रहे सर, सवाल इस बात को लेकर है, पश्चिम यूपी की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, आरएलडी से जो कांग्रेस, जो जाट है, जो किसान है, जो जाट है, उनकी नाराजगी थी। किसानों का अलग विषय है, हालांकि जाटों का अलग। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरएलडी मुस्लिम प्लस जाट का जो समीकरण बैठाने में कोशिश करती रही है वो कामयाब हो जाएगी इस बार भी? क्या आप कहते हैं कांग्रेस के वोट हमें नहीं मिले तो क्या आरएलडी के मिल जाएंगे क्या? देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से 5 साल तक शासन है, उससे हर वर्ग, किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त, और निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है ये आंदोलन का रूप ले चुका है। आप देखेंगे नेहा जी, मैं बहुत गंभीरता से 10 मार्च को भी आपको सामने आऊंगा, अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ क्योंकि जुल्म जो है तो अब इतना ज्यादा हुआ है। ठीक है सर। राहुल लाल जी, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्या समीकरण बदले हैं और क्या आज भी वो वोट बैंक आरएलडी का उतना ही ज्यादा पक्का है जो कि इससे पहले हुआ करता था अजीत सिंह के वक्त पे? देखिए, कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें तो 2013 की परिस्थितियों के कारण आरएलडी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि 14, 17 और 19 इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में अप्रत्याशित सफलता होगी। हालांकि उनको पूरे यूपी में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन चूंकि अभी हम लोग पश्चिमी यूपी पे बात कर रहे हैं और लेकिन इस किसान आंदोलन के कारण देखिए राजनीति में प्रशासन का बड़ा महत्व है। मैं फर्स्ट खंड में भी वही चीज कह रहा था कि जो सवाल है, किसान आंदोलन ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जो आप भी दीपक जी से पूछ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा रहा है कि भाई तीनों कृषि कानून बहुत अच्छे थे तो आपने वापस क्यों किए, और वापस ले लिए तो फिर जिन लघु सीमांत किसानों की वो बात कर रहा है, फिर उनके हितों की कौन चर्चा करेगा? तो कहीं कहीं किसानों के बीच में परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रणाली को भी बदला है। हम लोगों को इससे भी नहीं इनकार करना चाहिए कि वो चुनाव एक अलग किस्म से लड़ते, काफी दमखम से लड़ते हैं। नहीं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं जी मुजफ्फरनगर दंगों के जो जख्म है वो आज भी हरे हैं, आज भी ताजा है, यही वजह है कि जाट अभी भी साथ नहीं है आरएलडी के, तो ये कहना कितना सही होगा? क्योंकि नाराजगी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ किस तरह से धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन क्या पुराने जख्मों को भूल गया? तो पुराने जख्मों को पूरी तरह से कभी भूला नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं कि समय के साथ साथ एक जख्म पे एक मरहम पट्टी जो समय लगाता है, मरहम पट्टी, वो मरहम पट्टी लगाए। साथ ही साथ किसान आंदोलन ने एक तरह से उसमें ध्यान जो है अभी अलग जगह पे जो है कि उस जगह पे कंसंट्रेट किया। और किसान आंदोलन में थोड़े देखिए ये इस चीज को भी हमें मानना पड़ेगा कि क्योंकि जब आंदोलन चला, लगभग 1 साल का जो पूरा आंदोलन चला यहाँ पे, उसमें हम लोगों ने ये चीज देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता, यानी जो उस पूरे चीज के बीच में जो टूटा था वो एक एकता भी स्थापित हुई वहां पे। तो वो भाव उस रूप में हम लोग नहीं देख सकते जो 2013 में देख रहे थे। तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। देखिए 1984 के दंगे हुए थे, कांग्रेस से नाराज हुए थे। क्या इस बात का डर है क्या दीपक जी, जिस बात का जिक्र भी राहुल लाल जी कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती है, क्या बीजेपी को इस बात का डर है? इसीलिए अमित शाह जाते हैं कैराना में, लोगों से मुलाकात करते हैं, उन परिवारों से भी बात करते हैं जो कि पलायन कर चुके थे, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई उन्हें दोबारा से बसाया गया,
उनसे भी मुलाकात की जाती है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जाती है। क्या जिस बात का जिक्र अभी राहुल लाल जी कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ हो सकता है कि जख्म भर गए हो, तो क्या आपको भी इस बात का डर है क्या? देखिए, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। डर समाजवादी पार्टी को है और इसलिए ये तुष्टिकरण की अपनी राजनीति से बाज नहीं आती और इनके लगातार इनके स्टेटमेंट आते हैं कि इनके नेता जेल है और जेल वालों को टिकट मिलती है। एक कहता है कि भारत माँ टाइम है, एक के पर 100 से ज्यादा केस है, एक जमीन अधिग्रहण के मामले में, कब्जाने के मामले में अंदर है। मैं वही चाह रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार के इनके नेताओं का चरित्र है। ये वही नाई दर्शन को जो कैराना में पलायन का दोषी था उसको टिकट देते हैं। तो ये क्या जख्मों को कुरेदने की बात नहीं करते? इन लोगों ने जख्मों को कुरेदने की बात करी ना कि हमने तो टिकट नहीं दिया नाई दर्शन को, टिकट इन्हीं लोगों ने दिया। आपने भी तो दिया, आपने किस किस को दिया बताइए ना? मगर भैया क्या नहीं है, आपने किस किस को दिया ये भी बताइए ना। राहुल लाल जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी ये पलायन की बात कर रहा है लगातार। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रख रहा हूँ कि जो बाबू हुकुमदेव सिंह थे उन्होंने 394 परिवारों की सूची दी थी और जो इनकी प्रत्याशी हैं ये कह रहे हैं कि 25 परिवारों की वापसी हुई। तो फिर एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आपका सफलता अगर आप उसको पलायन के हम आपके पूरे थ्योरी को माना जाए तो 394 में से 25 परिवारों को लाने में आपको सफलता प्राप्त हुई। बाकी जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोगों की बात है तो फिर उस लिस्ट में हम लोग आंकड़े खोल के देखते हैं, इस पक्ष का आंकड़े खोल के देखें या उस पक्ष के आंकड़े खोल के देखें। अपराध मुक्त हम जो राजनीति को बनाना चाह रहे हो तो एडीआर के आंकड़े खुद ही बता दे रहे हैं कि उसमें कोई भी पार्टी आप साफ स्वस्थ नहीं दिख रहा है। दीपक जी, आप भी मेरे में आप भी स्पष्ट रूप से उन आंकड़ों को सामने समक्ष पेश कीजिए ना। कम नहीं हुआ, ये लगातार कम नहीं हुआ प्रदेश के अंदर। किस प्रकार की परिस्थितियां थी, बहन बेटियां जाती थी रात के अंदर और किस तरह का व्यवहार उनके साथ होता था, कहीं से भी किसी की भी चैन छिन जाती थी, किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। आज उस प्रदेश में परिवर्तन आया है, लगातार परिवर्तन आपने कर दिया। फिर इस तरह डोर टू डोर प्रचार करने की अमित शाह पहुंच गए जी मथुरा, मोदी नगर पहुंचे राजनाथ सिंह, बिजनौर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी लैंड में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश के नेताओं से भी आप लोगों का मन नहीं भरा तो मध्य प्रदेश से बुला लिया नेताओं को, पूरी फौज आ गई। तो ऐसे में आप सवाल इस बात को लेकर है कि 5 साल इतना बेहतर काम हुआ है तो सर उत्तर प्रदेश के नेता तो प्रचार में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश से बुला लिया, छत्तीसगढ़ से बुला लिया, इधर से बुला लिया, उधर से, क्या जरूरत आन पड़ी सर? काम बोलता है ना, आप लोग तो अगर उस पर चल रहे हैं तो फिर इंतजार करिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है और वो हर एक चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ती है। हमारे पास पूरे प्रदेश की विकास करने की नीति है। हमारे पास एक बेहतरीन नीयत के साथ में एक भी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ और हमारे पास नेता हैं। अगर नेता हैं इसलिए वो चुनाव में जा रहे हैं, अगर और पार्टी के पास में नेता है तो क्या हमने उनके नेताओं को रोक रखा है या बांध के रख रखा है कि आप चुनाव में प्रचार मत कीजिए, आप जाइए गली जाइए, डोर टू डोर आप भी जाइए। पर इनके नेताओं को वहाँ राजशाही से फुर्सत कहाँ है? 4.5 साल में निकले नहीं, अब 6 महीने का समय है, वो भी राजगद्दियों पे बिठा देंगे। हमारे कार्यकर्ता जमीन से ही उठे हैं और वो जमीन पर लगातार काम करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं आती और हमारे पास इतने नेता हैं जो हमें एमपी में भी है, हमारे पास दिल्ली में भी है। तो सभी नेता अपने प्रदेश में अगर चुनाव लड़ाने आते हैं और जिताने के लिए आते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हमने काम किया, हम अपने काम का प्रख्यान कर रहे हैं। हमने लगातार बताया कि हमने हत्या भी कम करी, हमने बलवा भी कम किया, हमने सारी चीजों को जिनको कम किया हमने वो किया। हमने 4.5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अगर उसके अंदर अगर जिन्ना लेकर आया था, कौन लेकर आया था? वो समाजवादी पार्टी थी, हम लोग नहीं लेके आए। पाकिस्तान का प्रेम कौन दिखाता है? समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ मुस्लिम या तुष्टीकरण करने से कुछ लोग, इनके एक समुदाय विशेष के लोग इनको वोट दे देंगे। तो ये इनकी गलतफहमी है, वो भी उन लोगों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सभी के लिए क्या किया? काम किया, न धर्म देखा, न क्षेत्र देखा, न जाति देखी, न मजहब देखा। एक जाति की पार्टी आती थी, दूसरी जाति की पार्टी चली जाती। इस प्रकार का प्रदेश के अंदर आलम बना हुआ था। हमने सबके लिए काम किया, चाहे हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाभारत कॉरिडोर बनाया, तो हमने सूफी सर्किट भी बनाया। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। किसानों के लिए हमने लंबित पड़ी जितनी भी बाढ़ सागर परियोजना से लेकर करी नहर परियोजना से लेकर अर्जुन सहायक परियोजना से लेकर काम किया। इनके समय में 1,90,000 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी थी, हमारे यहाँ पे 350 किलोमीटर की सड़कें बनी। वही तो मेरा सवाल है सर, आपने तो पूरा रट लिया सर। आप क्या स्क्रिप्ट चल रही है क्या? इतना आप बोले ही जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने अवसर भी आप ले रहे हैं। ऐसा नहीं किए आप, जब डिबेट है डिबेट को व्याजित तरीके से करें। भारतीय जनता पार्टी में यही तो कमी है, भारतीय जनता पार्टी में यही तो कमी है कि मर्यादित आचरण को जानते नहीं है। तो क्या बताएंगे? जो सवाल पूछा उसके पूरा जवाब दिया हमने। नहीं, जवाब दीजिए। आप तो तोते की तरह रट के आए, ऐसा ही करिए आप। अरे साहब, तोते की तरह नहीं रटे हमें। ऐसे आप स्क्रिप्ट में तो काम करते हैं, आपकी स्क्रिप्ट कोई लिखता है, आप तो एक्टिंग करते हैं।
काम जमीन करते नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो काम बोलता है। ठीक है अरे सर, काम बोलता है 2017 में तो वो काम ने नहीं बोला, लेकिन क्या लगता है 2022 में वो काम बोलेगा क्या? अब तो 5 साल का लंबा वक्त बीत गया। अब तो बीजेपी ये कह रही है कि जी हमारा काम देखिए। 2017 से पहले जो आपने काम किया वो क्यों नहीं देख पाई जनता सर? मैं बताना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से। 2017 से के पहले तो विकास कार्य तो काटने में तो 5 साल लगे, तो उद्घाटन इन्होंने करे हमारे, इसी पे इनको 5 साल लगे। और गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव का मॉडल एक ऐसा मॉडल बन चुका है, विकास का मॉडल बन चुका। अखिलेश यादव जी आप देखेंगे चैनलों के माध्यम से क्या आप देख रहे होंगे, अपने किए हुए विकास कार्य को अगर कोई दिखाने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में तो केवल अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो ये भी एक बात देखिए सर, ये 20% जाट है पश्चिम यूपी में और तकरीबन 30 से 35% ये जो मुस्लिम मतदाता है, ये सर मिलकर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में समीकरण को बदलने का मादा रखते हैं। क्या लगता है आपको कि अब क्योंकि आरएलडी के साथ आपका गठबंधन है, इससे पहले जब कांग्रेस की बात आई थी तो राहुल गांधी तो उतना फायदा नहीं दिला पाए, लेकिन जयंत चौधरी क्या आप लोगों को इतना फायदा दिला पाएंगे? क्योंकि जयंत चौधरी के सामने अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो एक नेशनल पार्टी के बड़े नेता है राहुल गांधी, और आरएलडी के जयंत चौधरी ये कहा जा सकता है कि उतना बेहतर उनका या उतना ऊंचा कद नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर किसान आंदोलन हो, कि वो चीजें अब भुलाकर जनता आगे बढ़ेगी, जाट आगे बढ़ेगा और वो समीकरण जो साधने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, वो साधा जाएगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो 3 काले कानून थे उसकी लड़ाई का काम किसानों ने करा, और ये किसान का आप उदाहरण दिया जाए, जहाँ की बात आप करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आप कर रही है, ये किसानों की अभी 3 जो काले कानून है पूरे साल भर गर्मी हो, बरसात हो, आप काले कानून की बात करते हैं, बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों की बात करती है। देखिए मैं ये भटकाने में माहिर है। ये तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान यही राजनीति नहीं, ये तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। आज आपने नेहा जी बहुत गंभीर आप पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपने जो डिबेट रखी है आज किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी भी हम अपेक्षा रखते हैं कि किसान जो अन्नदाता है उसको भटकाने करें। हम निश्चित तौर पर कहते हैं किसानों को सही नहीं, आप कह रहे हैं कि इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। समाजवादी ध्रुवीकरण की राजनीति के सख्त खिलाफ है। नहीं, अगर देश को पता है, पूरे देश को पता है कि कौन इस तरह की, ठीक है, क्या ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है क्या कि आप जाटों पर अब फोकस करिए, आरएलडी को बोल दिया और हम मुस्लिम पे फोकस करेंगे, इसलिए अखिलेश यादव को लगता है कि पाकिस्तान तो जी हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, अब हमारा अगर नंबर 1 दुश्मन है तो वो चीन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें लगता है हम अन्नदाता किसानों की लड़ाई लड़ रहे पे तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी को भी आपने देखा होगा लाठी खाते हुए आपने देखा, ये एक किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। क्यों राहुल लाल जी, ये गन्ना जिन्ना का विषय आ जाता है, पाकिस्तान तक चले गए। अब ये जो पूरा कहीं ना कहीं चुनाव है वो पाकिस्तान चीन पर भी चले गया। इस देश की जनता जान चुकी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के लोग सर कौन लेके आए जिन्ना को बताइए ना, भास्कर जी कौन लेके आया? नहीं, इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की बात की जा रही है। और देखिए अगर समाजवादी पार्टी किसी तरह से भी कभी भी भूल से अगर वो बीजेपी के पीछ पे जाएगी तो बीजेपी इस मौका को भुनाएगी। देखिए इन्होंने जिन्ना को एक बार बोल रहा है तो बीजेपी वालों ने कम से कम 1 लाख बार से ज्यादा जिन्ना का जिक्र आया होगा, लेकिन ये मौके देते रहेंगे, ये देंगे तो फिर बीजेपी क्या टूटेगी, राजनीति का मैदान है ये। तो अभी इस समय रोहित, अब देखिए हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं 10 फरवरी को प्रथम चरण के चुनाव है, तो ऐसे स्थिति में वो काफी सूट करे जा रही है। पाकिस्तान भूल चूक से एक बार बोलेंगे तो बिल्कुल बीजेपी फिर उसका भरपूर जोर शोर से प्रयोग करेगी। तो ये इनको ये है राजनीति की स्थिति। लेकिन जब हम लोग पश्चिमी यूपी की बात करते हैं अभी भी देखिए यहाँ पे, तो एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा कि स्थितियां देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ 14, 17, 19 उन सबों से स्थितियां अभी अलग है यहाँ पे। लेकिन आपने गंभीर प्रश्न पूछा था वोट ट्रांसफर को लेके, क्या वोट ट्रांसफर की स्थितियां क्या रहे? देखिए कई सारी सीटों पे सिवाल खास वगैरह में तो वो विवाद काफी खुलकर ही सामने आया। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे कुछ जगहों पे संकट की स्थिति हो सकती है वोट ट्रांसफर में, जहाँ पे एक तरह से आरएलडी को टिकट दिया गया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, तो कुछ जगह पे है वो उस समस्या को भी इन लोगों को
आरएलडी और सपा के लोगों को जमीन पे जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं बात The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव प्रचार में भाग लेती है, वो एकदम जमीन पे जाके ग्राउंड पे ढंग से समझाती है, तो भले कुछ लोगों को लग सकता है कि अब तो बिल्कुल इलेक्शन के लिए मुद्दे सेट हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल लाल जी कि जो तीनों कृषि कानूनों का जो एक विषय चला है उससे पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है भाजपा को, ये डर है भाजपा में? बिल्कुल है। तभी मैं कह रहा हूँ कि स्थिति बदले तो क्या स्थितियां बदली है, वो स्थिति बदली किसान आंदोलन के कारण। अगर इसी किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों को अगर सरकार त्वरित तौर पर उसी से वापस ले लेती, फिर इतना ज्यादा जो है कि माहौल नहीं बनता। लेकिन लंबे समय तक आंदोलन चलने से जनता के बीच वो विमर्श लगातार रहा, मीडिया में भी वो विमर्श लगातार रहा, और सरकार लगातार जिस प्रकार से किसानों के लिए शब्दों का प्रयोग कर रही थी, तो उससे भी परसेप्शन का अंतर पड़ा है। तो बिल्कुल परसेप्शन का अंतर पड़ा, और जो किसान आंदोलन जो हुआ उसने ही कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को एक ये कहा जा सकता है कि बड़े नेता के तौर पर उभार दिया उत्तर प्रदेश की सियासत में, उनकी महत्वता और ज्यादा बढ़ गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।